नमस्कार। आज है 19 अप्रैल रविवार। आज दोपहर की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस द्वारा कसे गए शिकंजे के साथ साथ मध्य प्रदेश में हो रहे मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा यहां पर करेंगे और इसी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे की एमएल सदस्यता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल हैं वो छा गए हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बार सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को लेकर के। इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस द्वारा शिकंजा कस लिया गया है। जी हां दोस्तों, मौलाना साद की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तबलीगी जमात के नीचे 200 मीटर की एक सुरंग होने का बड़ा खुलासा हुआ है। ये सुरंग 200 मीटर लंबी है और 8 से 10 फुट ऊंची है, यानी कि कुल मिलाकर के अब इस सुरंग के अंदर मौलाना साद पिछले 5 साल से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इस सुरंग को लेकर के अभी तक जो मौलाना साद के करीबी थे उनको भी इसका पता नहीं था, लेकिन अब बड़ा खुलासा होना शुरू हो चुका है। टीवी 9 के जरिए जो बड़ा खुलासा इस सुरंग के बारे में बताया किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि मौलाना साद इस सुरंग को किस तरह से यूज करता था। इसके 2-3 गेट थे तबलीगी जमात में। इस बिल्डिंग में एंट्री के बाद भी ये जो मौलाना साद है वो यदि कोई दिक्कत होती तो वो इन 2-3 गेटों के जरिए फरार हो सकता था। इस तरह से बड़ा खुलासा आज हुआ है, यानी कि एक मौलाना साद की सुरंग के बारे में पता लगा लिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कल 20 अप्रैल है और केंद्र सरकार के नियमानुसार जो हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, जहां कोरोना वायरस महामारी के नए केस नहीं आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के अंदर कुछ ढील है वो दी जा सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते समय बताया था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट कुछ क्षेत्रों के अंदर दी जाएगी, उसी के आधार पर निश्चित है कि कल ये पूरा नेटवर्क है वो तैयार कर लिया जाएगा, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पर छूट है वो दी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो नरेला सेंटर के अंदर जमातियों ने फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदतमीजी की है, इसको लेकर के एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। नरेला के अंदर पहले भी कुछ जमातियों ने जो वहां के जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनके साथ खूब ज्यादा बदसलूकी की थी और अब एक बार फिर से जमातियों ने नरेला क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जो डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करना है वो शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के एक विधायक ने महिला द्वारा मोदी की तारीफ करने पर उसको दिया जा रहा राशन वापस ले लिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जो इन वामपंथी सरकारों ने जो अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है उसके आधार पर इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि गहलोत सरकार के गुणगान करोगे तभी आपको राशन मिलेगा। एक राजनीति सिस्टम से जो गहलोत सरकार की जो मंत्री हैं, इनके जो नेता हैं, इनके जो विधायक हैं, उन्होंने राजनीति करना कोरोना वायरस महामारी पर शुरू कर दिया है। और अब एक चित्तौड़गढ़ के डेंगू के विधायक हैं राजेंद्र सिंह विदुड़ी, उन्होंने कल अपने क्षेत्र में कुछ राशन बांटा। उस राशन के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि बताइए गहलोत और मोदी में कौन ठीक है, कौन अच्छा है। तो कुछ लोगों ने कहा गहलोत और एक महिला ने बोल दिया कि मोदी अच्छा है। तो तुरंत प्रभाव से विधायक जो हैं कांग्रेस के वेगू से चित्तौड़गढ़ से राजेंद्र सिंह विदुड़ी, उन्होंने उस महिला से कहा कि ये राशन यहीं पर छोड़ो और वापस जाओ, यानी कि राशन उससे छीन लिया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। राजस्थान में गहलोत की सरकार है और इस सरकार के दौरान इन कांग्रेसियों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। इन वामपंथी लोगों ने उन्हीं क्षेत्र के अंदर उन्हीं लोगों को सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया है जो उनके गुणगान करेगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर बड़ा खुलासा भी इसमें हुआ है और गहलोत सरकार के गुणगान गाने वालों को ही
निश्चित है कि राशन राजस्थान में मिल रहा है। इस तरह का संदेश इस विधायक द्वारा, इस कांग्रेसी विधायक द्वारा हिंदुस्तान में भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश की पूर्व विधायक रामबाई ने मंत्रिमंडल गठन से पूर्व ही मंत्री बनाने के लिए शिवराज सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा इलाके से रामबाई हैं, वो विधायक हैं और रामबाई के बताए अनुसार उन्हें भरोसा दिया गया है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा और शिवराज सिंह खुद के द्वारा कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि आपको एक बात और बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने अपने सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी कमलनाथ सरकार गिरा करके। 24 मार्च से लॉकडाउन जारी कर दिया गया था। इसकी वजह से निश्चित है कि जो शिवराज सिंह सरकार है वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन कल जिस तरह से खबर आई है उसके आधार पर माना जा रहा है कि आज 19 अप्रैल रविवार देर रात तक मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला है वो लिया जा सकता है। यानी कि रामबाई ने इस मंत्रिमंडल के गठन के दौरान ही मांग करना शुरू कर दिया है कि उनको मंत्री बनाया जाए। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों में से 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है। अमित शाह और जेपी नड्डा से वो मुलाकात भी कर चुके हैं दिल्ली में और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो पहले 6 मंत्री थे यानी उन पूर्व मंत्रियों को तो मंत्री बनाया ही जाए, इसके साथ साथ 4 अन्य विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। टोटल 10 विधायकों को सिंधिया है वो मंत्रिमंडल में बिठाना चाहते हैं और ऐसे में खबर ये भी आई है कि नरोत्तम मिश्रा को निश्चित है कि डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठाया जा सकता है। लेकिन इतना निश्चित है कि सिंधिया खेमे से सिंधिया जी हैं वो 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में बिठाना चाहते हैं। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान आज एक छोटा मंत्रिमंडल गठन कर सकती है। टोटल 35 मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे और इनमें से 10 अगर सिंधिया समर्थक होते हैं तो 25 अन्य खेमों के होंगे। और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी शिवराज सिंह से साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में सभी खेमों को खुश रखने के लिए एक नया समीकरण बनाया जा रहा है। उस समीकरण के तहत सिंधिया खेमे में कितने विधायक जो मंत्री बनेंगे ये तो उन आधिकारिक पुष्टि के बाद ही होगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि शिवराज सिंह खेमे के साथ साथ सिंधिया खेमे के विधायकों को भी खुश रखा जाए। ऐसे में बीच का कोई रास्ता है वो निकाला जा रहा है। लेकिन सिंधिया की तरफ से 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने की बात है वो कही गई है और वहीं नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने की चर्चा भी तेज हो गई है। कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक रहता है तो मध्य प्रदेश में आज देर रात तक मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। मंत्रिमंडल गठन की बात जिस तरह से चल रही है उसके आधार पर निश्चित है कि आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से जो बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर कमिटमेंट कर रही है कि बिना मंत्रिमंडल के, बिना स्वास्थ्य मंत्री के सरकार कैसे चल रही है। लेकिन लॉकडाउन की पालना को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर एक बार एक स्टॉप लगा दिया था, एक बार मंत्रिमंडल का गठन किया नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अकेले ही इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं, ऐसे में उनका साथ देने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ मंत्रियों की जरूरत है और कुछ विभागों के लिए निश्चित है कि आज मंत्रिमंडल का गठन देर शाम तक किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो वामपंथी कबूतरों के साथ साथ विपक्ष ने जमात पर उठने वाले सवालों को मुसलमानों के साथ जोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पिछले कई दिनों से इन तबलीगी जमात के अलावा अन्य जमात के लोगों ने हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम घूम कर इस कोरोना वायरस महामारी को फैलाया है, इसकी वजह से तबलीगी जमात सहित सभी जमात के जो लोग हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये वामपंथी लोग, ये लुटियन पत्रकार, ये लेफ्ट लिबरल कवाल वाले इस बात को, जमातियों के जो मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हालांकि मुसलमानों पर किसी तरह के कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं, यहाँ सवाल उठ रहे हैं जमातियों पर।
मुसलमानों को भड़काने का काम इन लेफ्ट कबाल के द्वारा किया जा रहा है, इस विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इस लुटियन गैंग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, इस लुटियन मीडिया द्वारा भी की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि ये कभी भी मुसलमान भाइयों का जो भला है वो नहीं सोच सकते। और बताया जा रहा है कि जो जमाती हैं, यानी कि 70% जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं वो जमात से नफरत करते हैं। यहाँ जो जमात के अंदर जो लिखाया पढ़ाया जाता है वो एक कट्टरवाद की तरह है, जिस तरह से जिहाद का रूप मुसलमानों में यहाँ देने की कोशिश की जाती है जमातियों में। और ऐसे में हिंदुस्तान के 70% मुसलमान इस जमात से नफरत करते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर के लुटियन गैंग ने एक तरह से मुसलमानों को भड़काने का काम है वो शुरू कर रखा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे ने आज महाराष्ट्र से पलायन करने वाले मजदूरों से महाराष्ट्र में ही रुकने की अपील की है। जी हां दोस्तों, कुछ जगहों पर, महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं और जहां लोग पैदल चल पड़े हैं, उनको लेकर के आज उद्धव ठाकरे खुद कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने अपील की है मजदूरों से कि वो जहां हैं वहीं रुके रहें, वापस काम पर लौट आएं, उनको मजदूरी मिलती रहेगी। जैसे इस लॉकडाउन की अवधि और इस कोरोना वायरस महामारी से निपट लेंगे तो उसके बाद आपको घर छोड़ दिया जाएगा, आपको हम महाराष्ट्र सरकार खुद बसों के जरिए आपको घर छोड़ेगी। इस तरह से उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के लिए वहीं रुकने और जो महाराष्ट्र में बसे रहने की बात है वो कही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मुंबई के बांद्रा स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मस्जिद के आगे जो तथाकथित भीड़ एकत्रित हुई थी, जिनको प्रवासी मजदूर होने की बात कही गई थी, लेकिन उनमें प्रवासी मजदूर कम थे, वहां लोकल के लोग ज्यादा थे। इस तरह की बातें सामने आई है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि अफवाह के जरिए वहां पर भीड़ को एकत्रित किया गया। इसके अलावा पता यह भी चला है कि वहां बांद्रा स्टेशन से किसी तरह की कोई रेल लंबे यूपी बिहार यहाँ नहीं जा रही है। ऐसे में वहां ये जो सब कुछ अफवाह की वजह से भीड़ एकत्रित हुई, इस कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ, उसको लेकर के उद्धव ठाकरे सरकार पर और मुंबई पुलिस पर कई तरह के सवाल उठे थे, जिसको अब उद्धव ठाकरे की छवि महाराष्ट्र में सुधारने के लिए और ये बांद्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक जो एक भीड़ एकत्रित हुई थी, उसके बाद जो किरकिरी उद्धव सरकार की हुई थी, उद्धव ठाकरे की छवि को सुधारने के लिए शिवसेना और शिव सैनिकों ने एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे की छवि सुधारने का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन उद्धव सरकार पर बड़े सवाल इस भीड़ को लेकर के उठे थे। इसके साथ साथ जिस तरह से बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक शास्त्री नगर नाम से इलाका है, वहां समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, और जब पुलिस द्वारा शाम 6 बजे लाठीचार्ज किया गया, उन भीड़ को खदेड़ा गया, उस टाइम वो भीड़ भी शास्त्री नगर की तरफ ही भागी दौड़ी है। और कुल मिलाकर के अब इसको पूरी तरह से जांच में सामने आ चुका है कि ये पूरी तरह से साजिश थी। पोस्ट मोहल्ला है जहां पुलिस एनी टाइम तैनात रहती है, लेकिन उस टाइम पुलिस है वो सोती रही, या पुलिस वाकई में ही उस भीड़ में आना नहीं चाहती थी। और वहीं कांग्रेस और एमआईएम के नेताओं द्वारा राजनीति करना भी वहां पर शुरू कर दिया था। ऐसे में कई तरह के सवाल उठे, उसको लेकर के उद्धव सरकार की किरकिरी हुई। सीएम उद्धव ठाकरे की अब छवि को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए शिवसेना और शिव सैनिकों ने कैंपेन है वो शुरू कर रखा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी हां दोस्तों, उद्धव की कैबिनेट द्वारा 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है प्रस्ताव भेजे हुए राज्यपाल के पास कि उनको एमएलसी की सदस्यता है वो दे दी जाए, लेकिन कुछ कानूनी पेच फंसने के कारण राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी की चुप्पी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता है वो नहीं मिलेगी, और यदि एमएलसी की सदस्यता उद्धव ठाकरे को नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे निश्चित है अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए उनको अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना होगा। ऐसे में अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि बीजेपी जिस तरह से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सेंध लगा रही है, उसके आधार पर
इस उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल के हाथ में होगा कि वो कब दोबारा उद्धव ठाकरे और कैबिनेट को शपथ ग्रहण करवाए। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से इस कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको देखें तो निश्चित है राज्यपाल देरी भी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे को दोबारा सीएम बनाने के लिए, दोबारा शपथ ग्रहण करने के लिए, कैबिनेट को दोबारा शपथ ग्रहण करने के लिए। और इस देरी के बीच में 28 मई के बाद में जो बीजेपी को समय मिलने वाला है, इसमें बीजेपी है वो कोई बड़ा गेम खेल सकती है, गेम चेंजर के रूप में भारतीय जनता पार्टी साबित हो सकती है। और बीजेपी चाहती भी यही है कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता ना दी जाए। और इस जो टाइम मिलेगा 28 मई के बाद, इस्तीफे के बाद जब दोबारा शपथ ग्रहण के लिए, तो इस टाइम के बीच में किस जो बागी विधायक हैं शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में बागी होने की कगार पर हैं, उनको बीजेपी अपने तरफ खींचने की कोशिश है वो जरूर करेगी। लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले दिनों शरद पवार की तरफ से जो बयान आया था कि अजीत पवार के बोल हैं वो थोड़े बिखरे बिखरे लग रहे हैं। इसके अलावा नारायण सिंह राणे ने भी कहा था कि शिवसेना में 35 से ज्यादा विधायक बागी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आरएसएस की तरफ से भी इशारा आया था कि जो शिवसेना में बगावत के सुर हैं वो तेज हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अब 28 मई को जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसको लेकर के बीच में मिलने वाले टाइम में बीजेपी बड़ा गेम है वो खेल सकती है। कुल मिलाकर के आपके हिसाब से शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में कौन कौन से विधायक हैं वो बागी हो सकते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बीजेपी गेम चेंजर के रूप में एक तरह से साबित होगी? इस पर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।